तांत्रिक यागोर और कातिल ज़ारो एक दूसरे के पास जमीन पर गिरे हुए थे। कुछ देर बाद ज़ारो के शरीर में हरकत हुई। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है कि यागोर के खून से पूरे कमरे का फर्श लाल हो चुका था। ज़ारो उसे थोड़ी देर तक घूरता रहता है। कहा नहीं जा सकता था यागोर की लाश देखकर वो दुखी था या खुश। दुनिया का बुरे से बुरा इंसान चाहे कितनी भी नफरत के लायक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो इंसानी दया का हकदार भी होता है। शायद यागोर की कटी हुई गर्दन और बाहर लटकती जीभ ज़ारो के सीने में उसके लिए हमदर्दी पैदा कर रही थी। लेकिन ज़ारो एक पेशेवर कातिल था। उसके मन के करुणा की झील सूख चुकी थी। उसने बहुत पहले ही ये जान लिया था कि जंगल के कानून में जो ताकतवर है वही जिंदा रहने के लायक है। यदि ज़ारो यागोर को ना मारता तो उसकी जगह अभी ज़ारो की लाश पड़ी होती। ज़ारो के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी था अजिंक्या के कमजोर शरीर को मजबूत करना, और उसकी पहली जरूरत थी खाना। वो धीरे धीरे रसोई में जाता है और खाने के बर्तनों को उलट पलट कर देखता है। भूख से तड़पते आदमी के सामने सवाल ये नहीं होता कि वो कैसा खाना खाए। ज़ारो रसोई में कुछ कच्ची सब्जियां और मांस को देख उस पर टूट पड़ता है और उन्हें मुंह में जल्दी जल्दी डालकर चबाने लग जाता है। पेट भर जाने के बाद ज़ारो वहीं लेट गया। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। पिछली 2 रातों से ज़ारो एक पल के लिए भी नहीं सोया था। खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती है। तभी उस रात ज़ारो को घेरे 3 लोग नजर आते हैं। एक व्यक्ति चांडाल सी शक्ल का सिर मुंडवाए हाथों में तलवार लिए खड़ा है। दूसरा घनी सफेद दाढ़ी और सफेद चांदी के बालों में काला चोगा पहने ज़ारो को घूर रहा था। इन दोनों अनजान आदमियों के बीच से यागोर हाथ में पशु बलि का फरसा लिए कर्ण पिशाचनी मंत्र पढ़ता है। नर बलि ददाति कर्ण पिशाचनी शक्तिदात्री प्रसन्नमस्तु स्वाहा। और उसने एक झटके से ज़ारो की गर्दन पर वार किया। तभी पसीने से लथपथ ज़ारो उठकर बैठ गया और देखा कि उसके आसपास सब सामान्य है। ये बस एक सपना था। ज़ारो कमरे में यागोर के मृत शरीर के पास पहुंच उसके शरीर की तलाशी लेने लगा। तांत्रिक की तलाशी में ज़ारो को अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, जिनमें माणिक, मूंगा, नीलम जैसे कुछ रत्न, स्त्री की कटी हुई लंबी चोटी और समुद्री सीप, पोटली में रखी सांप की केचुली भी है। ज़ारो नहीं जानता इन सब चीजों का आखिर वो क्या करेगा, फिर भी वो उन्हें अपने पास रख लेता है, ये सोचकर कि शायद बाद में उनके बारे में वो कुछ जान पाए, क्योंकि एक तांत्रिक अपने पास ऐसी कोई चीज नहीं रखता जो उसके काम की ना हो। इन चीजों का कोई ना कोई महत्व जरूर होगा, ये सोचते हुए वो यागोर के मृत शरीर को पलटकर उसके कमर पर बंधे कपड़े को पास रखे चाकू की मदद से चीर डालता है। उसे उसमें कुछ सोने के सिक्कों के साथ एक डायरी और एक किताब मिली। ज़ारो समझ जाता है कि जरूर ये काला जादू और तंत्र साधना की ही चीजें हैं। ज़ारो तुरंत ही उस डायरी को लेकर पढ़ने लगा। यागोर ने अपने जीवन में जो भी तंत्र सिद्धि प्राप्त की थी उसकी पूरी प्रक्रिया और परिणामों को उसने इस डायरी में लिखा था। शुरू के ही पन्नों पर उसे पंच महाभूतों की श्रृंखला में अग्नि और जल जैसी 2 चीजों की सिद्धि प्राप्त करने का चित्र और मंत्र दिखाई दिया। ये किताब ज़ारो के आने वाले जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। और वैसे भी उसे अपने दादा की कही बात याद आती है, किताबें इंसानी रूह की खुराक होती हैं। ये किताबें ही हैं जो दूसरी दुनिया को जानने और उसमें जाने का दरवाजा खोलती हैं। ज़ारो के पास अब भी अजिंक्या का कमजोर शरीर ही था। वो बहुत मुश्किल से यागोर की लाश को कमरे से बाहर खींच घर के पीछे वाली जमीन पर ले गया और वहां एक गहरा गड्ढा खोद उसके मृत शरीर को उसमें दफना दिया। उसने अभी सिर्फ लाश को ही ठिकाने लगाया है। उसके सामने ढेरों काम थे जिसे पूरा करना बहुत जरूरी था। ज़ारो तांत्रिक के साधना कक्ष में पहुंचता है, जहां तांत्रिक ने अजिंक्या के शरीर में पहली बार ज़ारो की आत्मा को डाला था। तभी उसे अपने पीछे एक छाया दिखाई दी। ज़ारो पीछे मुड़कर देखता है। वो छाया एक अंधेरे कमरे में चली गई। ज़ारो भी उसके पीछे पीछे जाता है कि अचानक उसका पैर जमीन में फंस गया और वो पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। तभी वो छाया जुगनुओं की रोशनी में अंधेरे उजाले का खेल खेलने लगी और ज़ारो ने देखा कि उसका पैर एक नर कंकाल के सीने की हड्डियों के बीच फंसा हुआ था। ज़ारो ये देखकर हैरान था कि वो पूरा कमरा नर कंकालों से भरा हुआ था। पास ही पड़े पत्थर से उसने पसलियों की हड्डी को तोड़ अपने पांव को बाहर निकाला और तेजी से उस कमरे से बाहर निकल तंत्र कक्ष में चला गया। वो किताबों के पन्ने पलट उसमें चित्र और मंत्रों को देखता है, फिर कुछ याद करने की कोशिश करता है।
ज़ारो अजिंक्या के दिमाग में कैद स्मृतियों पर ध्यान लगाकर देखता है कि यागोर ऊर्जा के केंद्र को बदलने के लिए नरमुंड की माला को सामने रखकर उसके बीचों बीच स्त्री चोटी को सांप की केचुली के साथ रख देता था और माला के प्रत्येक मुंड पर सोने के सिक्कों के साथ साथ एक एक समुद्री सीपी रखकर मंत्रों का जाप करता, जिससे सूरज की अग्नि सोने के सिक्कों में और समुद्र का जल सीपियों में समा जाता और अपने आप अग्नि और जल का एक गोलाकार घेरा चक्कर लगाने लगता, जिससे बिजली की तरंगे पैदा होती थी। सोने के सिक्कों और सीपियों का एक निश्चित स्थान और क्रम था। यदि इनमें से किसी एक को भी दूसरे की जगह पर बदलकर मंत्र की साधना की जाती तो भयानक विस्फोट होना निश्चित था। जल और अग्नि तत्वों से हुआ विस्फोट बेहद घातक होता है, ये ज़ारो जानता था। उसने जानबूझकर सीपियों और सोने के सिक्कों को नरमुंडों पे बदल कर रख दिया और ग्रंथ में लिखित ताड़ित दामिनी मंत्रों का जाप आरंभ कर दिया। ऐसा करने से जो विस्फोट होता उससे ज़ारो दुनिया को ये बता सकता था कि यागोर अपने साधना प्रयोग में हुई गलती के कारण मारा गया। इस दुनिया में शान से जीने के लिए दो चीजों की बेहद जरूरत होती है, पहली ताकत और दूसरी पहचान। यागोर जैसे शक्तिशाली तांत्रिक के शिष्य के रूप में उसकी पहचान लोगों में प्रभाव डालने के लिए बुरी नहीं थी, लेकिन ज़ारो यागोर की मौत को बहुत ज्यादा चर्चा या अनुमान का विषय नहीं बनने देना चाहता था। जब तंत्र व्यूह रचना में अंतरिक्ष से सांकेतिक अक्षर प्रकाशित होने लगे और सोने के सिक्कों से अग्नि और सीपियों से पानी की धारा निकलकर एक दूसरे के साथ सांप के जोड़ों की भांति लिपट कर घूमने लगी, तो बिना देर किए ज़ारो वहां से उस जादुई ग्रंथ और कुछ चीजों को लेकर महलनुमा गुफा से भागता हुआ बाहर आ गया। कुछ देर गुजारने के बाद भी कोई हलचल नहीं, पूरा वातावरण शांत था। ज़ारो धैर्य से तांत्रिक के कब्र के पास ही इंतजार करता रहा। वो अपनी सांस थामे सोच रहा था कि पता नहीं विस्फोट होगा या नहीं, अगर होगा तो कितना शक्तिशाली होगा। क्या ये विस्फोट गुफा सहित पूरे महल को ध्वस्त कर देगा? क्या उसके असर से वो खुद बच पाएगा? इसी सोच में डूबा वो गुफा की ओर देख रहा था कि अचानक एक विस्फोट हुआ। अग्नि की प्रचंड लपटें गुफा की छत को तोड़ते हुए आकाश में चली गई और जल धरती को चीरता हुआ पाताल के रास्ते समुद्र में समा गया। ये विस्फोट बेतरतीब तरीके से नहीं हुआ था, बहुत ही जियोमेट्रिकल ज्यामितीय तरीके से हुआ था। हालांकि उस ध्वनि कंपन से दरवाजों और खिड़कियों में दरार आ गई थी। विस्फोट की दाहक आवाज को सुनकर टापू के जीव जंतु भयभीत हो इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक ज़ारो का सामना एक जंगली भैंसे से होता है। धमाके के कारण वो भैंसा भागता हुआ ज़ारो को हवा में उछाल कर पटक देता है। ये तो ज़ारो की किस्मत अच्छी थी कि वो दूर केले के पेड़ से जा टकराया और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। ज़ारो खुद को संभालता हुआ खड़ा होता है। तभी सामने का दृश्य देख उसकी रूह कांप गई। वो सामने जमीन पर एक कटी हुई गर्दन को देखता है। ये कटा सर उसका अपना सर था, जो उस दिन रेस्टोरेंट में चाकू के वार से थाली में पड़ा हुआ था। ज़ारो के कटे सिर को कीड़ों ने जगह जगह से कुतर दिया था। ये देख ज़ारो सिहर जाता है और अजिंक्या से मिला चेहरा अपने हाथों से ढांप चीख पड़ता है। अभी कुछ देर पहले जिस यागोर की लाश को देखकर ज़ारो का मन करुणा से भर गया था, अपने कटे हुए सिर को इस हालत में देखने के बाद वो उसके प्रति घृणा और क्रोध से भर गया। ज़ारो गुस्से से दांत पीसते हुए गुफा में चला गया। ज़ारो ने भीतर जाकर देखा तो साधना स्थल पर नरमुंड की माला के बीचों बीच कुएं से गहरा लेकिन माला की चौड़ाई के अनुपात में गड्ढा हो चुका था और ठीक उसके ऊपर छत को तोड़कर एक बड़ा सा छेद बन चुका था, जहां से आसमान में सूर्य दिखाई पड़ रहा था। विस्फोट के कारण कुछ धूल का गुबार कमरे में उड़ चुका था और पत्थर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। अब तांत्रिक की मौत का कारण साफ साफ उसके सामने आकार ले चुका था, जिसे वो लोगों को बताने वाला था। उसने तय किया कि वो यागोर की एक सुंदर समाधि बनाएगा और श्रद्धा के फूल चढ़ा उसकी मौत को महिमा मंडित कर देगा। एक महान तांत्रिक को सूर्य और समुद्र के साथ मृत्यु लेने आई थी, कोई भी उस पर संदेह नहीं करेगा। ये ज़ारो का ही दिमाग था कि वो अपने भावों को अपनी योजनाओं पर हावी नहीं होने देता था। अभी कुछ देर पहले जिसके प्रति वो क्रोध और घृणा से भर उठा था, उसी को महिमा मंडित कर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने जा रहा था। अब ज़ारो को क्या करना चाहिए? क्या उसे इसी जगह पर रहकर किसी के आने का इंतजार करना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए? यदि वो यहाँ से निकलकर बाहर जा लोगों को बताए कि वो यागोर का शिष्य है और उसके गुरु की मृत्यु किस तरह हुई, तो कौन उसकी बात मानेगा? इसी उधेड़ बुन में लगा ज़ारो ये तय करता है कि वो यहाँ से बाहर जाने का खतरा नहीं लेगा। वो यहीं रुककर किसी के आने का इंतजार करेगा, लेकिन सिर्फ
इंतजार करते हुए वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि उस ग्रंथ के सहारे जादुई शक्ति को सीखते हुए अजिंक्य के कमजोर शरीर को भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस से मजबूत बनाएगा। अगली सुबह से ही वो उस टापू के चारों ओर दौड़ लगाता, घंटों मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता। अपने शरीर को बिजली सा चपल बनाने के लिए समुद्र में जा अपने हाथों से ही मछलियां पकड़ता। ज़ारो बड़े ध्यान से उन जादुई ग्रंथों को पढ़कर समझने की कोशिश करता जो तांत्रिक ने अपने साधना प्रयोगों के दौरान लिखी थी। लेकिन वो अपना ज्यादा समय मार्शल आर्ट, कलियारा पट्टू और छऊ की प्रैक्टिस करने में लगाता। सच पूछो तो जादू टोने के बजाय वो आमने सामने की लड़ाई को ज्यादा महत्व देता था। लड़ाई की छोटी से छोटी तकनीक को भी वो ढूंढना चाहता था। ज़ारो अपने सांस पर नियंत्रण पाने के लिए योग, प्राणायाम और कुंभक विधियों का सहारा लेता। जंगल में खुद को जिंदा रखने के लिए अलग अलग औषधियों, वनस्पतियों की जानकारी भी वो पाना चाहता था। उसे अपने दादाजी की याद आती। उसके दादा आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य थे। उसके दादा ने उसे बताया था कि इंसान की 5 ज्ञानेंद्रियां उसका हथियार होती हैं। ज़ारो अपनी देखने सुनने की ताकत को असाधारण बना देना चाहता था। उसे बताया गया था कि इंसान या जीव जंतु सिर्फ मुंह या नाक से ही नहीं, बल्कि अपनी त्वचा के असंख्य रोम छिद्रों से भी सांस लेते हैं। यदि किसी के पूरे जिस्म पर सोने के चूरे का लेप लगा दिया जाए तो दम घुटने से उसकी मौत हो सकती है। इसलिए सांसों को अपनी मर्जी से रोकना अपने आप में अद्भुत युद्ध कला थी। ज़ारो आयुर्वेद के महत्व को जानता तो था, लेकिन उसके प्रति पहले इतना जागृत कभी नहीं हुआ था। उसके लिए ये एक दूसरी ही दुनिया थी जिसके कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी था। अपने आप को नई नई चुनौतियों के सामने वो खड़ा कर उन पर जीत हासिल करता। उसका आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने माइंड को और ज्यादा फोकस करने के लिए सांप के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। विषैले कोबरा नागों के साथ वो अपनी बिजली सी फुर्ती को आजमाता था। शुरुआत उसने एक सांप से की थी, अब वो 3 सांपों के साथ लड़ाई करता। उसका शरीर इतना फुर्तीला हो चुका था कि हर बार वो सांप के डसने से बच जाता। ज़ारो के लिए विषधर कोबरा अब एक खिलौना बन चुका था। एक शाम स्नेक फाइट के बाद ज़ारो कोबरा सांपों को मटके में बंद कर रहा था। बढ़े हुए आत्मविश्वास के कारण वो थोड़ा लापरवाह हो गया था। 2 सांपों को मटके में बंद करने के बाद जैसे ही उसने बेफिक्री से तीसरे कोबरा को उठाया, तभी मौके का फायदा उठा कोबरा ने उसकी कलाई पर डंक मार दिया। सांप के डसते ही ज़ारो ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया। सांप सरसराता हुआ दूर किसी झाड़ी में निकल गया। ज़ारो का शरीर मंद पड़ने लगा और वो थरथराता हुआ गिर गया। उसे अपने पूरे जिस्म में जलन महसूस होने लगी और आसपास की चीजें धुंधली नजर आने लगी। उसके सामने एक अंधेरा सा छा रहा था। विष अपने क्रम में पूरी गति से काम कर रहा था। कुछ ही देर में उसके मुंह से झाग निकलने वाला था। फिर गला और कंधे का हिस्सा जाम हो उसकी आवाज चली जाती और वो उस दर्द से करहा भी ना पाता। ज़ारो जानता था कि यदि कुछ ही पलों में उसका इलाज ना किया गया तो वो बर्फ की तरह ठंडा हो जाता और उसकी मौत निश्चित थी। इस सूने स्थान पर उसके साथ कोई और नहीं था, लेकिन ज़ारो के दादा की नसीहत और उसके खुद के सीखने और जानने की ललक ने इस समय उसके लिए संजीवनी का काम किया। लड़खड़ाता हुआ वो जल्दी ही सर्पगंधा के पत्तों को इधर उधर आसपास की झाड़ियों में ढूंढने लगा। जल्दी उसे एक गहरी खाई में सर्पगंधा के पत्तों की धुंधली सी छाया नजर आई। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो चोट लगने की परवाह किए बिना उस खाई में कूद सर्पगंधा के पत्तों से अपना इलाज करे, या कुछ ही पलों में अपने प्राण त्याग दे। ज़ारो ने छलांग लगा दी। लुढ़कता हुआ वो सर्पगंधा के पौधों तक पहुंचा। वो सर्पगंधा के पत्तों को चबाकर सर्पदंश की जगह मलने लगा। 3000 साल पुराना सर्पगंधा का ये पौधा आज उसकी जिंदगी के लिए वरदान साबित हुआ। किस्मत ने उसका साथ दिया। ज़ारो की जान बच चुकी थी, लेकिन पता नहीं उस विषैले सांप के कारण या किसी और वजह से उसे विसर्प रोग हो गया। उसके पूरे शरीर पर जगह जगह छोटे बड़े लाल चकते और दाने उभर आए। उसने आयुर्वेद के अन्य वनस्पतियों सुगंध बाला, दारू हरिद्र, लेसवा का रस पीना शुरू कर दिया। साथ ही उसने विदंग, परपट, करपद का भस्म बनाकर शरीर पर लेप किए और कुछ ही दिनों में चमत्कारी रूप से उसकी त्वचा निखर गई और उसका विसर्प रोग दूर हो गया। आजकल के लोगों को इस चिकित्सा विधान और दवाओं का नाम तक भी मालूम नहीं होगा। वर्तमान ज़ारो को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा था। एक हत्यारा जो तंत्र, जादू, आयुर्वेद और योग की कलाओं को सीखता हुआ अनिश्चित नियति का इंतजार कर रहा था। पर क्यों? आखिरकार किस्मत उससे क्या करवाना चाहती थी?
कृष्ण, अर्जुन या कर्ण की भांति उसे किस लिए भटका रही थी? आखिर आगे चलकर उसकी दुनिया में क्या बदलने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए ज़ारोज़ अनसीन वर्ल्ड, मेरे यानी आरजे रेवांश के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।